नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अब आचार संहिता लगने में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है, लेकिन उसी बीच में कोरोना ने जिस तरह से ओमिक्रॉन के रूप में दस्तक दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम देखा जाए तो कोरोना की ओमिक्रॉन के आने से जिस तरह से बौखलाहट है, जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से भीड़ जुट रही हैं, तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकार को नोटिस दिया है कि भाई या तो रैलियों पे नियंत्रण रखा जाए और जो प्रचार प्रसार का माध्यम है उसे डिजिटल किया जाए, पेपर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। और बात करें कि रैली की बात करें, जो रैलियों में बहुत ज़बरदस्त, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, तो उन रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। तो ओमिक्रॉन को देखते हुए और हम इन मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर सूर्यभान यादव जी, जो डॉक्टर भी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से ओमिक्रॉन एक बार फिर उत्तर प्रदेश और भारत में दस्तक दे रहा और सामने चुनाव है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया हलचल को कि जो ऐसे मुद्दों पर जो है आप लोग भाई जनता के बीच में हैं, जनता आप लोगों को फॉलो करती है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप मास्क लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो प्रिकॉशन यही लेना है सबको कि सरकारी जितनी गाइडलाइंस, सरकार जो गाइडलाइंस दे, आम जनमानस को, सबको वो फॉलो करना चाहिए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा जो समाज में एक अग्रणी भूमिका में हैं, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे व्यवसायी हों, जो गांव के प्रधान हों, कोटेदार हों, जिनसे जनता प्रभावित होती है, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन जो है ये और वेरिएंट जो अब तक कोरोना था उससे घातक है। तो इसलिए इन लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में जाके लोगों से कहें कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं और हो सके तो दूरी बनाए रखें। जितना मिनिमम डिस्टेंस है, दूरी तो बहुत नहीं बन पाती लेकिन मिनिमम डिस्टेंस बना के रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। पहले जनता सुरक्षित रहेगी, फिर चुनाव। और जो सरकार अगर चाह रही, हाईकोर्ट का आदेश है, अगर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो उसको लग रहा है कि इसकी विवेचना तगड़ी होगी। बाकी सरकार की अपनी तैयारी भी पूरी है। पिछले जो सेकेंड लहर थी कोरोना की, उसमें जो आम जनमानस की हानि हुई, जो हॉस्पिटल हमारे फेल हुए और अचानक भी ऐसी दवी आपदा आई तो उसमें फेल थोड़ा बहुत हुआ भी है, तो उसमें सरकार बहुत तगड़ी तैयारी में है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को, क्योंकि सब तैयार हैं, जनता भी तैयार है, हॉस्पिटल भी तैयार है, डॉक्टर भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। अच्छा डॉक्टर साहब, 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और ये जो पांचों राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की चुनाव जो है ये काफ़ी भूमिका, दिल्ली की कुर्सी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होके जाती है। तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव होगा, और रैलियों में भीड़ जो उमड़ रही है, तो चाहे आप बीजेपी की रैली हो या समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी की भी रैली, उस रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हाईकोर्ट उस भीड़ को देखते हुए संज्ञान में लिया है। तो चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हो, चुनाव हो कि ना हो। नहीं, चुनाव तो देखिए, जैसे अगर हाईकोर्ट कह रही है कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता ही इस तरह के है, इतना एनर्जेटिक है कि यहाँ की जो जिस सत्ता सरकार को चुनती है वो दिल्ली तक पहुँचती है, ये सत्य है। तो इसके मद्देनज़र ही रखते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस जोश खरोश एनर्जी के साथ इस चुनावी उत्सव के माहौल में शामिल होती है, ये उसका भी परिणाम होता है। लेकिन साथ ही साथ जान माल की भी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो उस जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। अगर सरकार कहती है कि चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता साक्षर भी बहुत है, पढ़े लिखे भी लोग बहुत हैं, तो वो इस तत्परता से और पूरी गाइडलाइन को निभाते हुए चुनाव में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार जो चाहेगी वही एक चीज़, जैसे सर हाई कोर्ट ने कहा कि आप लोग अपना प्रचार प्रसार रैलियों के नाम डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करिए, कितना सफल हो पाएंगे? खैर, डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखिए, जब से ये सरकार आई हैं और दौर भी चल रहा है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, ग्लोबल देखें, तो इसमें सोशल मीडिया का ज़माना तो है। लेकिन अब माहौल भी ऐसा रहेगा, ओमिक्रॉन के नाते तो ज़्यादा चल नहीं सकते, तो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो तो करना पड़ेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से करें। और हो सके तो भाई जनसमूह जो है इकट्ठा ना करके छोटी छोटी रैलियाँ करें, 100-100, 200-200, 300-300 लोगों के बीच में जाएँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने पाए। जैसे एक गाँव के लोग एक ही गाँव में बने रहें, दूसरे गाँव में ना जाएँ। बड़ी रैली में क्या होता है कि एक गांव से दूसरे ज़िले के लोग भी आ जाते हैं, तो इससे संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इतना टॉप क्लास पे तो नहीं है कि हम आम जनमानस तक पहुंचा सकें। मोबाइल हालांकि एंड्रॉयड आजकल सबके जेब में है, सबके हाथ में है, लेकिन हमारी देश की या उत्तर प्रदेश की कम से कम 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाती है। जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाती है तो उसको सोशल मीडिया और इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब हम आपकी पार्टी की बात करते हैं, आपके पार्टी से रिलेटेड सवाल करते हैं। अभी बीच में अमित शाह और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर संजय निषाद, जिसमें आप भी शामिल थे, तो निषाद समाज का लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि समाज को उम्मीद थी कि नहीं आज आरक्षण, अमित शाह जी आए हैं, आरक्षण के ने मन से अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लखनऊ से निकले तो काफ़ी नाराज़गी थी, तो उस नाराज़गी को देखते हुए फिर 2 दिन बाद एक लेटर जारी हुआ, क्या कहें? नहीं, नाराज़गी तो जनता में थी उस समय जो रैली में गए थे, क्योंकि वो रैली में जो स्क्रिप्ट थी वो यही था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और मैं इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर जैसे उन्हें देना तो है, काम भी चल रहा है, क्योंकि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, वो मैं जानता हूँ कि आरजेआई की से बात हो रही थी, लेटर भी इशू होने वाला था, लेकिन वहाँ मंच पे अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को, जो मुख्य अतिथि थे, उनको बोलना चाहिए था कि भाई ठीक है। और उन्होंने कहा, स्पष्ट न करते हुए उन्होंने कहा कि निषादों की जितनी समस्या उसका समाधान हो रहा है। चूँकि आम जनमानस जो गई हुई थी वो आरक्षण का नाम सुनना चाह रही थी, उन्होंने आरक्षण का नाम नहीं लिया। शायद उसी का परिणाम है कि 2 ही दिन बाद लेटर जारी हुआ, क्योंकि ये भी तो निषादों की समस्या थी ना। आपके इस लेटर को, जो आरजीआई का लेटर जारी हुआ, विपक्ष उस पर कर रहा सिर्फ ये छलवा है, जुमला है, लेटर सिर्फ दिखाने के लिए। अभी आचार संहिता लग जाएगी, जब तक विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं होगा तब तक ये उनको लोकसभा में आरक्षण नहीं मिलने वाला। नहीं, देखिए, इसमें मैं विपक्ष को तो यही कहना चाहूँगा कि जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने आरक्षण दिया भी था, लेकिन नहीं हुआ, स्टे हो गया। तो ये संवैधानिक जो मामला है ये एक दिन का तो है नहीं, सरकारें ने करके देख भी लिया है, अखिलेश जी करना चाह रहे थे, नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मुद्दा ऐसा टिपिकल है जो विधानसभा और लोकसभा कैबिनेट से पारित होना है, नहीं तो और लोग जाके स्टे लेंगे उसका। तो इस तरह का प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबने करके देख रखा है। और रही बात ये, इसके पहले सब शासन सत्ता में थे तो क्यों नहीं कर पाए। आज अगर भाजपा थोड़ा सा इस पर संज्ञान ले रही है तो उसको करने दें, वो जरूर करेगी। एक लास्ट सवाल आपसे, चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने में 1 हफ्ते का बाकी है, और ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उत्तर प्रदेश तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं, अभी कल पीयूष जैन के घर भी छापे, लगातार छापेमारी चल रही है। क्या ये आचार संहिता के लगने से 1 हफ्ते पहले ये सब सिस्टम ठीक है? देखिए, ऐसा है, ये सरकारी प्रक्रिया है। जो ईडी है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, ये अलग कार्य करते हैं लोग, जैसे हमारे ज़िले में डीएम और कप्तान हैं, वैसे सरकार की ये डब्ल्यू विंग्स में ये सब ऑफिसें बनी हुई हैं अपने नियंत्रण के लिए। उनसे मुझे नहीं लगता कि उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि चुनाव से मुझ पर क्या फ़र्क पड़ना है। इसमें सरकार का तो कोई दोष है नहीं, अधिकारी अपने मन से जाते आते हैं छापा करने। इसमें तो सरकार को दोष देते हैं लोग कि भाई चुनावी रंजिश है। हालांकि भाई होना चाहिए कि भाई उन्हें आम जनमानस का धारणा ये मन में होनी चाहिए कि अभी चुनाव आ रहा है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी अलग शाखा है उनका अपना कार्य करने का तरीका अलग है, उनकी कार्यशैली अलग है, तो अपना वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इसे जोड़ दिया गया कि चुनाव क्योंकि सर पे है, और छापा भी ऐसे लोगों के यहाँ पड़ा जो किसी विपक्ष की पार्टी में लोग थे, उसके कार्यकर्ता थे, तो इसलिए विपक्षी जो है वो जरूर कहेंगे कि ये चुनावी एजेंडे के तहत हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईडी और ये सब अपने लिए स्वतंत्र हैं, इनको भी थोड़ा आम जनमानस का ध्यान रखते हुए कि चुनाव अगर हो तो ना करें, क्योंकि सरकार की भी बदनामी होती है, इनकी भी होती है, लेकिन उनकी कार्य करने की प्रणाली अलग है। वो चाहे जब वो चुनाव के दरमियान भी छापा मार सकते हैं, आचार संहिता में भी छापा मार सकते हैं, इस पर उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, सीट को लेके कोई बात हुई, आप लोग कुछ सीट फाइनल हुई, अब तो चुनाव नज़दीक आ गया? सीट तो देखिए, हमारी जब हम लोग मीटिंग में गए थे तभी से ये फाइनल है कि 36 सीटें लगभग दी जानी है ना। हम लोगों ने 36 मांग किया था, मांगे तो 75 थे, फिर 36 मांगे हैं। बाकी बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है, हमारे अध्यक्ष जी से मीटिंग होती रहती है, तो सीटों के लेके कोई बात गड़बड़ नहीं होगी। हमारी अगर कुछ बात थोड़ा मनमुटाव हुआ था तो आरक्षण को लेके हुआ था, लेकिन वो 2 ही दिन में फिर सेटल हो गया। लेटर आ गया, कार्रवाई उसकी आगे चल रही है, तो काम होगा। इसलिए बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमारी समस्याओं को, जो हमारी मेन समस्या आरक्षण की है, उस पर भाजपा कार्य कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है उनकी, और इसकी तारतम्यता के लिए देखिए दोनों जगहों पर सरकार होना आवश्यक है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, और दोनों जगहों भाजपा है। तो उम्मीद है कि 99% ये मुद्दा हल करेगी, समय थोड़ा लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर साहब का सीधा कहना है कि ओमिक्रॉन ने जिस तरह से भारत में दस्तक दी है, तो उसके लिए अभी सामने 5 राज्यों में चुनाव भी है, और इस हालात को देखते हुए लोगों को जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करें, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज करें, और डिस्टेंस बना के लोगों से रहें।